सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। और पंचायती राज में जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, एक अंश है पंचायती राज का, वो है 3 tier सिस्टम। और 3 tier सिस्टम स्टूडेंट्स का डाउट होते रहता है, अक्सर पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि चलिए इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज 3 tier सिस्टम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। इस क्लास से इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा वो सिस्टम समझ में आ जाएगा कि 3 tier सिस्टम होता क्या है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, बेसिक कुछ मोटा मोटी चीज़ ये आपको जानना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये आपको इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्र का बात करते हैं, पंचायत का बात करते हैं, तो उसमें हम लोग 73rd अमेंडमेंट पढ़ते हैं। और उसी ईयर में 1992 में अर्बन एरिया का अगर बात करें तो उसमें हम लोग अर्बन एरिया जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो ये अर्बन एरिया के लिए बनाया गया था कि ये देखिए समझिएगा, ये है क्या, जो पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, ये है, आप कह सकते हैं ये 1992 में गांधी जी का सपना पूरा हुआ। ये शासन किस प्रकार होना चाहिए, तो गांधी जी का मानना था शासन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब नीचे में बैठा हुआ लोग अपने लिए नीति बनाए, ना कि ऊपर से नीति बनाकर उन पे थोपा जाए। तो गांव में जो बैठा हुआ रामलाल है, वो बताएगा कि हमको तालाब कहाँ चाहिए, वो बताएगा कि हमको कुआं कहाँ चाहिए। तो वो अपना डेवलपमेंट कैसे करे, अपने लिए नीति कैसे बनाए, वो खुद डिसाइड करेगा, ना कि ऊपर से मोदी जी बता देंगे कि नहीं तुम यहाँ पे कुआं तुम्हारा खुदवा देते हैं। अब रामलाल बोलेगा नहीं यहाँ पे कुआं मत खुदवाइए, ये हम लोग का बहुत दूर पड़ेगा गाँव से, बोले वो सब कुछ नहीं चाहिए, है ना, यहीं पे कुआं खुदेगा। तो गांव के लोग डिसाइड करें कि सड़क कहाँ पे किस प्रकार से बने, कहाँ पे सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से हो, मतलब उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट का जो भी पॉलिसी है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बनाएं। अगर ऐसा होता है तो इसी को बोलेंगे लोकतंत्र का क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये 1992 में हुआ। ऐसे इससे पहले भी होता था, राज्य स्तर पर कानून बनता था, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो इसको दिया गया वो 1992 में दिया गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। यहाँ पे ये क्या हो गया, स्थानीय स्वशासन इसको बोलते हैं। मतलब स्थानीय लोग क्या करेंगे, स्वयं से क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो समझ सकते कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी। ऐसे भारत में आप क्या पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कि हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो है तो वो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारा क्या होता है, लोकतंत्र चलता है। आप सुने होंगे कि बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो उसी प्रकार अगर आप देखें तो अभी आप पंचायत को जब देखिएगा, आप जब ग्राम सभा को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ग्राम सभा भी क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या है, एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के जनता क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो खैर, तो उसी में हम लोग आज, चूंकि पंचायती राज बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो बहुत क्लास लग जाएगा, तब जाकर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पंचायती राज का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है 3 tier सिस्टम। जहाँ पे स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 3 tier सिस्टम क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं 3 tier सिस्टम होता क्या है। पंचायत का भी हम लोग बात करेंगे, है ना, पंचायत का बात करें हम लोग। म्यूनिसिपैलिटी अभी जो 74th अमेंडमेंट था, जो जैसा कि मैंने बोला कि अर्बन क्षेत्र के लिए था, वो क्या म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है। जैसे उसमें अगर आप पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग टाइप्स होता है। जैसे किसी जगह पे आप देखोगे कि नगर पंचायत होता है, किसी जगह पे आप देखे होंगे नगर पालिका होता है, किसी जगह पे आप देखे होंगे कोई शहर में कि नगर निगम होता है। तो आप देखिएगा वहाँ पे वो टाइप्स क्या है, वो हम लोग कभी और समझ लेंगे। आज हम लोग पढ़े विलेज एरिया का मुख्यतः, ठीक है, जो पंचायत है उससे संबंधित यहाँ पे 3 tier सिस्टम को हम लोग समझ रहे। चलिए, ये 3 tier सिस्टम मतलब क्या हो गया, मतलब 3 स्तर पे व्यवस्था बनाया जाएगा। कितने स्तर पे, 3 स्तर पे। देखिए कितना बेहतरीन मॉडल बनाया गया। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ होगा वही के लिए ये व्यवस्था है 3 tier सिस्टम। जहाँ पे मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, ऐसा राज्य जहाँ से 20 लाख से कम का जनसंख्या होता है, वहाँ पे 2 tier सिस्टम ही चलता है, ठीक है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वहाँ पे 2 tier सिस्टम चलता है। बीच वाला जो है अभी मैं बताऊँगा वो चीज़ वहाँ नहीं होता है। तो हम लोग जो बात करें 3 tier सिस्टम, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन कितना होगा, 20 लाख से ज़्यादा होगा। ये 3 tier सिस्टम, जो 3 tier है, ये 3 स्तर जो है, ये किसके लिए बनाया गया, तो ये 3 स्तर पंचायत के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, पंचायत के लिए बनाया गया, ठीक है, पंचायत के लिए। अब ये 3 tier सिस्टम है क्या क्या, 3 पहले हम लोग व्यवस्था समझते हैं। ये 3 व्यवस्था कौन कौन सा है, 3 स्तर जो है ये कौन कौन सा है।
इसमें एक जो स्तर है उसको आप कह सकते हैं ये है विलेज पंचायत। क्या है ये? विलेज पंचायत है ना। आप इसको विलेज पंचायत या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या आप इसको ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 स्तर, विलेज पंचायत या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत। इसके बाद है ना जो सबसे लो लेवल पे है वो कौन है, ग्राम पंचायत उसको बोलते हैं। इसके बाद जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, आप इसको विलेज लेवल बोल सकते हैं कि ये विलेज लेवल पर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट लेवल, या फिर आप इसको ब्लॉक लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब क्या है, या फिर आप इसको ये कहें सबसे अच्छा ब्लॉक पंचायत। इसको क्या कहेंगे आप, ब्लॉक पंचायत। क्या कहेंगे, ब्लॉक पंचायत। ये एक हो गया आपका विलेज पंचायत, एक हो गया आपका ब्लॉक पंचायत, और एक हो जाएगा आपका जिला पंचायत। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, जिला पंचायत, मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए जो मैंने आपको बताया कि ये 3 टियर सिस्टम क्या है, समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछा जाए सिंपल सा कि 3 टियर सिस्टम क्या है, भारत में कहाँ पे लागू होता है, तो आप बताइएगा भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे 3 टियर सिस्टम लागू होता है। पंचायत के लिए लागू होता है जो 73rd अमेंडमेंट में आया, ऐसे करके आप बताइएगा। और बताइएगा ये उस राज्य में लागू होता है जहाँ का जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, तो आप समझिएगा। तो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल पर हो गया। आपने ब्लॉक सुना होगा, जो खंड होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप कि ग्राम है, एक ग्राम है, उसमें एक ब्लॉक में बहुत सारे विलेज आ जाते हैं, है ना, तो वो ब्लॉक लेवल हो गया। और एक जिला होता है ना, तो इसको बोलते हैं जिला पंचायत। अब देखिए आपको क्या जानना चाहिए, ये जो पंचायत बनता है, ये जो पंचायत बनता है, अगर हम लोग ग्राम पंचायत का बात करें तो ग्राम पंचायत कैसे बनता है, उसके लिए आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा जो है ग्राम सभा। ये टर्म समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ठीक है, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत जो है ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। बहुत लोग इसका मीनिंग भी नहीं पता होता है। बहुत लोग तो अच्छा ग्राम सभा क्या होता है, अच्छा सभा बैठता होगा वहाँ पे कुछ लोग, 5 लोग होते होंगे, क्योंकि पंचायत 5 है ना, इसलिए आप दिमाग लगाते हैं अच्छा 5। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा, कन्फ्यूज़ होते हैं ग्राम सभा। अब मैं बोलता हूँ कि आप क्या ग्राम सभा के सदस्य हैं? मैं पूछता था क्लास में कि कौन कौन ग्राम सभा के सदस्य हैं? अब कोई हाथ ही नहीं उठा रहे। बोले क्या आप विलेज से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं? तो बोले हाँ जुड़े हैं। तो क्या आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? तो हाँ बना है। तो हम बोले क्या आप सदस्य हुए? तो पता नहीं, पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं कि हम है कि नहीं। तो खैर मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा हम लोग कहते हैं, 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक, गांव में जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, 18 ईयर हो चुका है, 18 वर्ष मतलब एडल्ट हो चुके हुए, वोट देने के लिए, वो है ना जो क्राइटेरिया वोट देने का क्या है, 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए इसका। तो 18 वर्ष उसका हो चुका है। और वोटर लिस्ट जो है गांव का, वोटर लिस्ट में उसका नाम रजिस्टर्ड है ना। ये 2 क्राइटेरिया है, मतलब आपका उम्र 18 साल हो जाना चाहिए और वोटर लिस्ट में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो आप ग्राम सभा के क्या हो गए, आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ग्राम सभा के सदस्य हम लोग किसको बोलते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो गांव में जिसका उम्र 18 साल हो गया है और जिसका वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में नाम है, रजिस्टर्ड है उसका नाम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मिलाकर, उन लोगों को मिलाकर ग्राम सभा। इसलिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि ग्राम सभा मतलब स्टेटमेंट देगा और ऑप्शन में देगा कि ऑल पीपल ऑफ विलेज, सभी गांव के लोग, नहीं सभी लोग नहीं ना, जो 17 साल का है, जो बच्चा है, वो लोग क्या ग्राम सभा का सदस्य नहीं, सभी लोग नहीं। लेकिन अच्छा अगर किसी का 20 साल भी उम्र हो गया तो क्या वो ग्राम सभा के सदस्य हो गए, नहीं, जब तक वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड वोटर में नहीं है तो वो चाहे 25 साल के हो गए कि 50 साल के हो गए, वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, ये ग्राम सभा जो होता है, ये ग्राम सभा जो होता है, यही क्या करता है, ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। इसी से ग्राम पंचायत का निर्माण होता है।
यही अपने जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। तो ये लोग वोट डाल के क्या करते हैं, चुनते हैं। अभी मैं बताऊँ कैसे वोटिंग होता है। तो वोट डाल के ये लोग क्या करते हैं, चुनते हैं। और चूंकि ग्राम सभा जब है तो वो सभा मीटिंग होता है। अब कितनी बार मीटिंग होगा वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। देखिए एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 73rd अमेंडमेंट यदि आप पढ़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इससे बहुत सारा ऐसा बात है जो कि सभी राज्यों के लिए एक है, लागू होता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी दी गई है जो राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। अब ग्राम सभा का कितनी बार मीटिंग होगा, साल में क्या क्या मीटिंग कितना बार होगा, ये सब राज्य सरकार डिसाइड करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखा गया है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना बार इसके लिए क्या कराएगा, मीटिंग कराएगा। आप समझिएगा, ग्राम सभा का अगर मीटिंग हो रहा, वहाँ पे सरपंच मुखिया सारे लोग बैठे और साथ में सारे ग्राम सभा के सारे कौन कौन सदस्य, जिसका 18 साल हो गया और वोटर लिस्ट में नाम है, वो लोग सारे लोग बैठे। अब वो लोग अपना समस्या बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे एक काम करो, अच्छा नल लगवा रहा है तो इस जगह पे लगवा दो, इस जगह पे लगवा देगा तो ये दिक्कत नहीं होगा, अगर ऐसे यहाँ पे लगवाएगा तो दिक्कत होगा, सिंचाई व्यवस्था ऐसे होना चाहिए। समझ पा रहे? कुआं खुदवाना है तो गांव में एक काम करो, इस जगह पे कुआं खुदवा, कुछ लोग बोले नहीं इस जगह पे, फिर डिसाइड किया जाएगा नहीं नहीं इस जगह पे, है ना। तो आप समझिए क्या होगा कि ग्राम के लोग, ग्राम सभा में बैठे लोग, वो लोग फैसला ले रहे हैं कि नीति कैसे बनेगा और डेवलपमेंट में हम अपने गांव का विकास कैसे करेंगे। ये फैसला कौन ले रहा है, गांव के लोग ले रहे। अब समझ सकते इससे बढ़िया डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो सकता है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि, और गांधी जी कहते भी थे कि भारत की आत्मा गांव में बसता है। वो चाहते थे कि गांव के लोग निर्णय लें, ऊपर से पॉलिसी थोपा ना जाए, नीचे से पॉलिसी बनाया जाए, है ना। इनका अप्रोच क्या होता था, नीचे से पॉलिसी बने, नीचे से पॉलिसी बने अपने लिए, लोग अपने लिए खुद पॉलिसी बनाए, ना कि ऊपर से आप पॉलिसी को क्या करें, थोप दे। ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि अच्छा, इसलिए आप देखिएगा आर्टिकल 40 जो है हमारा डीपीएसपी में बात कीजिएगा तो उसमें गांधीयन प्रिंसिपल अगर आप पढ़िएगा उसमें बात किया गया है ना, ग्राम पंचायत का उसमें बात किया गया। तो उसमें जो पंचायत का बात किया गया कि पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन हो, है ना, ये किस प्रिंसिपल में डाला है, गांधी प्रिंसिपल, क्योंकि गांधी जी का ये क्या था, सपना था। तो खैर चलिए, तो ये कितना बेहतरीन व्यवस्था है ग्राम। तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल। तो कभी इस तरह से एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल आपको कहाँ दिखता है, तो बिल्कुल ग्राम सभा में दिखता है आपको, कि ग्राम सभा वाले अपने लिए खुद पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो ग्राम सभा समझ में आया आपको। अब आपको क्या क्या जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए दो चीज़। एक आपको जानना चाहिए मेंबर्स के बारे में, या मेंबर और एक चेयरपर्सन। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सदस्य और जो इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम लोग विलेज पंचायत का बात करें, ग्राम पंचायत का बात करें, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव जो होता है ये होता है डायरेक्ट। क्या होता है, इनका चुनाव जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप वोट डालने जाते होंगे, अगर आप गए होंगे तो आप देखेंगे पंच का, है ना, वार्ड सदस्य जो होते हैं, इन लोग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वोट डालना पड़ता है। तो वहाँ के जो लोग हैं जिनका 18 साल हो चुका, वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब ग्राम सभा जो है वो लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का निर्माण करेगा। तो सदस्यों को कैसे चुना जाता है, डायरेक्ट रूप में चुना जाता है। ठीक है। अगर हम लोग इनके मेंबर का बात करें, ब्लॉक पंचायत के मेंबर का बात करें, तो इनका भी चुनाव होता है क्या, डायरेक्ट। इनका भी चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट। अब ऐसे समझिएगा, जैसे ये एक विलेज हो गया, ठीक है, ये एक विलेज हो गया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उसमें विलेज में क्या होता है, विलेज पंचायत बनता है। अच्छा, कुछ कुछ गांव बहुत छोटा होता है तो 3-4 गांव मिलाकर एक पंचायत बना दिया जाता है ना। और कुछ कुछ गांव बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, एक ही गांव में 2 पंचायत है, 3 पंचायत है, ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत जब यहाँ पे ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, उसी प्रकार जब ब्लॉक पंचायत का अगर हम लोग बात करें तो ये ब्लॉक स्तर पर, और एक ब्लॉक में बहुत सारे गाँव है, बहुत सारे गांव होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक में बहुत सारे 9-10, है ना, जिस हिसाब से ब्लॉक बड़ा रहेगा, जिला का साइज रहेगा, उस हिसाब से ब्लॉक में गांव रहेंगे। तो एक ब्लॉक में बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पे पंचायत है। ठीक है, क्लियर है ना। और आप समझिएगा उसी प्रकार जब जिला पंचायत का बात करें तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मान लीजिए जिला, इसमें बहुत सारे क्या है, ब्लॉक, इसमें बहुत सारे ब्लॉक, क्लियर चीज़ है ना। तो आप समझिएगा, तो ब्लॉक पंचायत जो होता है इसमें जो
मेंबर्स होते हैं इनका भी इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इनमें भी इनका भी इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। आपको बस याद रखते चलना किसका इलेक्शन कैसे होता है। विलेज पंचायत इसके मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। ब्लॉक पंचायत इसके मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। और जिला पंचायत जो है इसके भी मेंबर का इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, इसके भी मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। क्लियर। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जो आप वार्ड मेंबर को चुनते हैं, जो आप वार्ड मेंबर को अपने चुनते हैं, वो वार्ड मेंबर जो होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, वो लोग मिलकर, वार्ड मेंबर लोग, वो लोग जो मिलकर अपना क्या करते हैं, अपने एक अध्यक्ष को चुनते हैं, चेयरपर्सन को चुनते हैं। तो चूंकि चेयरपर्सन का चुनाव हम लोग नहीं करते, मतलब जनता नहीं करता है, वो लोग जिनको हम लोग चुने वो लोग अपना चेयरपर्सन को चुनता है, अपना अध्यक्ष को चुनता है। इसलिए ब्लॉक लेवल पर चेयरपर्सन जो है इसका चुनाव क्या होता है, इसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट होता, अप्रत्यक्ष होता। और सेम उसी प्रकार जिला स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी चेयरपर्सन का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्लियर। अब सवाल बनता है कि गांव के स्तर पर चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होगा, गांव के लेवल पर कैसे होगा। तो याद रखिएगा, गांव के लेवल पर इट्स डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये विधान मंडल पर निर्भर होता है, निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से चुनाव करवाना चाहते हैं। अमूमन जो गांव में ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं, जिसको हम लोग मुखिया जी बोलते हैं, है ना, तो ये लोग जो होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ही होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट ही होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट है, 73rd अमेंडमेंट अगर आप पढ़िएगा उसमें लिख दिया कि ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत जो इसके चेयरपर्सन जो होंगे, मतलब इसका जो हेड होगा, जो वार्ड मेंबर सब होते हैं उसके जो हेड होते हैं, उसका चुनाव कैसे होगा, उसका इनडायरेक्ट होगा। जिला पंचायत का इनडायरेक्ट होगा। लेकिन विलेज पंचायत का, जो ग्राम पंचायत है, इसका चुनाव कैसे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया क्या, ये राज्य का जो विधानमंडल है वो डिसाइड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होगा कि इनडायरेक्ट चुनाव होगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर दिया कि नहीं डायरेक्ट चुनाव होगा तो ठीक है, और अगर वो डिसाइड करेगा नहीं इनडायरेक्ट चुनाव होगा तो व्यवस्था किया जाएगा कि यहाँ के जो वार्ड मेंबर है, पंच है, ये सब मिलकर क्या करेगा, अपना चुनेगा। सरपंच है ना। तो आप देखिएगा गाँव में अगर हो गए तो लोग 4 लेवल पर वोट करते, वार्ड मेंबर को वोट करते, पंच को वोट करते, सरपंच को वोट करते, फिर आपका मुखिया को वोट करते, है ना। एक ही साथ उन लोग क्या करते हैं, वोट करते। तो इस चारों लेवल पर क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। अब इसमें वार्ड का तो मेंबर हो गए, पंच मेंबर हो गए, सरपंच मेंबर हो गए, और जो मुखिया है वो हेड हो गए। तो हेड का चुनाव हो सकता है, राज्य विधानमंडल उसको क्या कर दे, चेंज कर दे, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है ना, इस प्रकार से अमूमन इसका चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट ही होता है, और ऐसे आप इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है। अब एक चीज़ जान लीजिएगा, पंचायत, ग्राम पंचायत हो या फिर ब्लॉक पंचायत है, मतलब इनके मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के लिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, 21 ईयर, है ना। याद रखिएगा 21 ईयर पूरा हो जाना चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 ईयर पूरा हो जाना चाहिए। और जो विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एज एक्सेप्शन है, जैसे अगर आप विधानसभा जाइएगा, एमएलए बनिएगा, उसके लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 25 साल चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, पंचायत में आप 21 साल की उम्र में भी आप यहाँ पे सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जो टेन्योर होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। याद रखिएगा 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 5 वर्ष का जब टेन्योर होगा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 वर्ष का टेन्योर है। किसी कारणवश पहला वर्ष ठीक चला, दूसरा वर्ष में क्या हो जाए कि ये विघटित हो जाए, मतलब डिसॉल्व हो जाए। किसी कारणवश पंचायत क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। 2 साल होते होते वो डिसॉल्व हो गया, मतलब डिसॉल्व होने का क्या हो सकता है वजह, जो भी स्टेट के द्वारा जो रूल बनाया गया है उस रूल का ये वायलेशन कर रहा है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब नियम है कि 6 माह के अंदर, याद रखिएगा 6 मंथ के अंदर पंचायत का क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 6 महीना के भीतर चुनाव होना चाहिए। और 6 महीना के भीतर जो चुनाव होगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो चुनाव होगा
ये कितने अवधि के लिए होगा? क्या 5 वर्ष के लिए होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये स्टेटमेंट वाइज। नहीं, ये 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। ये शेष बचा, मतलब तीसरा चौथा, ये 3 साल ही रहेगा, क्योंकि दूसरा साल में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब जो चुनाव होगा ये 3 साल ही रहेगा। ये इसमें नियम है, ये इसमें नियम। यदि मान लीजिए 5 साल होने में 2-3 महीना ही बचा है, 4 महीना बचा है, मतलब 6 महीना से कम समय बचा है, अगर 6 महीना से कम समय बचा है तब फिर जब चुनाव होगा तो फिर शेष 5 वर्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। तो ये व्यवस्था होता है टेन्योर का इसका। क्लियर है? क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, टेन्योर बता ही दिया। SC/ST के लिए रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किया गया। आपको पता है जो जनसंख्या अनुपात के आधार पर है ना, SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 सीट फिक्स है, रिजर्व है। इतना आप चाहे तो, राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा सकता है, जैसे बिहार ने बढ़ाकर 50% कर दिया, लेकिन 1/3 सीट मतलब 33% सीट रिजर्व होना ही, किसी भी हालत में तुम उसको खत्म नहीं कर सकता। तो ऑल ओवर इंडिया में ये जो जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम ये चीज़ लागू होगा, तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ लागू होगा वो ये चीज़ आप 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। OBC जो होगा, OBC के लिए रिजर्वेशन वो डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, वो दे भी सकता है, वो नहीं भी दे सकता। क्लियर है? अच्छा, इनका चुनाव कौन करवाएगा? इनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसी प्रकार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वही इनका क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। इसके लिए अलग से वित्त आयोग भी बनाया जाता है, कैसे फंड का बंटवारा किया जाएगा, तो राज्य का वित्त आयोग अलग से होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग से होता है। तो ये सब व्यवस्था इसके लिए किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका 3 टियर सिस्टम। मेरे ख्याल से ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, खास करके ग्राम सभा वाला। इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।